जिम जाने वाले जो लोग होते हैं और उनकी ज़्यादा होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या साइज मैटर करता है? टैबलेट या आजकल तो वो आ गया है इसको करने के लिए स्प्रे, इन सब चीज़ों से साइज बढ़ता है रहते हैं। तो क्या एक एक्चुअल साइज इंडियंस की क्या हो सकती है? जब आपका पेनिस वजाइना में इंसर्ट करता है तो उस इंसर्शन का हार्डली 2.5 इंचेस तक ही वो इंसर्शन होती है। आफ्टर दैट द वजाइना इज अ कनाल, करेक्ट? सो दैट सेंसेशन इज लाइंग जस्ट हियर। तो 40 की उम्र में आप 50 के लगभग आप बुढ़ापे तक पहुंच चुके, क्योंकि आपके अंदर के सारे टिश्यूज जो हैं वो सारे डैमेज हो रहे हैं। अगर दर्द होता है पीरियड्स में तो क्या करें? कई बार डिस्मेनोरिया इस लेवल का भी हो जाता है कि उस फीमेल को वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, फेंट हो जाना, हेडेक होना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो नॉर्मल नहीं है। उस केस में फीमेल्स को डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़कियां अल्कोहल ले रही हैं, सिगरेट ले रही हैं, तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो। और अगर लड़के सिगरेट या अल्कोहल भी छोड़ लीजिए, दोनों ले रहे हैं या किसी में नशा कर रहे हैं, टाइमिंग में इशू आएगा। मास्टरबेशन को लेकर तमाम मिसकंसेप्शन है। आप दिन में 5 बार, 3 बार, 2 बार मास्टरबेट करते हैं, दैट इज नॉट ओके। सेक्स टॉयज खतरनाक है। आप सेक्स टॉयज ले लोगे, फिंगरिंग कर लोगे, सॉर्ट ऑफ सम वेजिटेबल्स, यू नो, दे कैन यूज इट, दे कैन गो टू एनी लेवल, राइट? तो आप एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ तो नहीं जा रहे हो ना। लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो खतरनाक हैं फॉर अ फीमेल। बेस्ट लुब्रिकेंट टू कम्बैट दिस वजाइनल ड्राइनेस, वर्जिन कोकोनट ऑयल। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किया जाए जो कि सेफ भी हो, प्रॉब्लम भी ना हो? एक प्रोडक्ट मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है आयरेड वाइटालिटी मिक्स, आयरेड शिलाजीत और आयरेड ऑयल। आप वो ले सकते हैं, जिसमें आपके पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे, साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त भाग दौड़ भरी जिंदगी है सबकी, और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि उनकी लाइफ पर इसका बहुत असर पड़ता है। अब वो चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर सेक्सुअल लाइफ हो। अब जब फर्क पड़ता है तो लोग फिर रास्ता देखते हैं कि कैसे अपने आप को अच्छा किया जाए। और आजकल मार्केट में तमाम तरीके की औषधियां हैं, तमाम तरीके के टैबलेट्स हैं और बहुत तरीके की भ्रांतियां हैं। जिनको भी सेक्सुअल लाइफ की प्रॉब्लम है वो चोरी छुपे तो बहुत सी दवाइयां यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आज भी एक टैबू है समाज में कि डॉक्टर से पूछा जाए या डॉक्टर को बताया जाए। कैसे बताया जाए? तो आज तमाम मिसकंसेप्शन जो हैं, जो टैबू लगा है, उन सब को तोड़ते हुए आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूं। वो आपको तमाम सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर अजयदा, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल मेरा यहीं से कि ये जो मिसकंसेप्शन है, जो डर है अभी भी समाज में, वो कैसे निकलेगा? एक्चुअली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डर है। डर से ज़्यादा जो इसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड है वो ये है कि उनको मिथ है कि अरे बाबा, मुझे अगर कोई सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी है तो अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो कहीं मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी लीक ना हो जाए, यू नो, कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और लोगों को ये ना पता चल जाए कि मैं इस प्रॉब्लम से गया। तो एक मैन का जो एक ईगो होता है, लाइक यू नो, दैट्स एंड दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, कि जो उसकी वाइटैलिटी, एक उसकी जो एक मेजर स्ट्रेंथ होती है, वो कहीं मतलब समाज में लीक ना हो जाए कि मैं डॉक्टर से मिला अपनी सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी को कंसल्ट करने के लिए। तो डर नहीं है, मिथ है, भ्रांति है। और इसी के चलते, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत सारे लोग फिर जो है वो गलत रास्तों पे, गलत तरीकों से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसके चलते वो अपना और नुकसान कर बैठते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ डॉक्टर कि ये डॉक्टर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
होनी चाहिए, और डॉक्टर कुछ लोग मेरे जैसे मानते भी हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को सही तरीके से गाइड कर सके। और सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी होना कोई बड़े मतलब हीन भावना से किसी को भी शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपकी बॉडी में कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो आप निस्संदेह मतलब बेझिझक डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, उनकी टीम से बात कीजिए, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप किससे बात कर रहे हैं और वो डॉक्टर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को कितना मेंटेन कर पा रहा है। अच्छा, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये कह रहे हैं कि वो सही हो सकती हैं, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स होती है तो सोल्यूशन भी होता है, और सही सोल्यूशन लेने के लिए हमें सही रास्ता इख्तियार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, अभी तक आपके पास ऐसे कैसे कस्टमर्स हैं जिनको क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, अगर कुछ बता सकें? सो जनरली बाय एंड लार्ज जो मेरे पास पेशेंट आता है वो कभी भी डायरेक्ट पेशेंट नहीं आता कि मुझे सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी है, क्योंकि आई टोटली अंडरस्टैंड एज अ मैन इट्स अ बिग जोल्ट कि अरे बाबा, मतलब जो मेरी मेन स्ट्रेंथ है बॉडी की वही ठीक से बॉडी काम नहीं कर रही है, तो मैं कैसे किसी के साथ इससे बात करूं। तो जो भी पेशेंट आते हैं ना वो बहुत घुमा कर बात करते हैं। कैसे बात करते हैं कि मुझे मन नहीं करता किसी भी चीज़ में, मुझे आलसीपन रहता है, मुझे मेरा बॉडी में से या जो मेरा फेस का जो एक ग्लो है, कांति है, वो ख़त्म होती जा रही है, मैं डलनेस की तरफ जा रहा हूँ, बाल भी झड़ने शुरू हो गए, डाइजेशन नहीं होता, कुछ खाया पिया लगता नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। सो बहुत हद तक ये बात हमें एज अ डॉक्टर समझ में आ जाती है कि प्रॉब्लम जो ये गिना रहे हैं इसकी जड़ कहीं और है। सो बहुत मतलब पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लेके पेशेंट के साथ एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप मतलब एक आपको एक रिलेशनशिप में जहाँ पे पेशेंट आपके सामने ओपन अप हो सके, अपना एक बिल्कुल इनर जो उसका प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सके, तो फिर हमें पता चल जाता है कि या तो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या कि ये भी हो सकता है कि इसको कंप्लीटली लॉस ऑफ लिबिडो है, माने कि उसको कोई उत्तेजना ही नहीं है, जो कि एक नॉर्मल बॉडीज हैं जिनकी अपनी एक बॉडी की हार्मोन्स हैं, तो उस हार्मोन्स की कुछ ना कुछ मतलब उनके अपने काम भी है, राइट। जैसे अब मैन है उसमें टेस्टोस्टेरॉन है, तो टेस्टोस्टेरॉन अगर है तो सेक्सुअल डिजायर होना भी लाजमी है। अब वुमन है, वुमन के अंदर एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन के चलते उसकी भी एक सेक्सुअल लाइफ होगी, उसका भी एक सेक्सुअल एक्सेस होगा, उसकी अपनी पावर है। सो इट इज नॉट टू फील अशेम्ड ऑफ इट, बट हाँ ये मैं जरूर कहती हूँ कि बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है कि जहां पे आप वल्गैरिटी को और एक प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट कर सको। सो वो एज अ डॉक्टर आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बहुत नाजुक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहाँ ये वल्गैरिटी की तरफ जा रहा है और कि कहाँ ये एक नेचुरल अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम को डिस्कस मतलब एक अच्छा डॉक्टर भी मिले तभी चीजें ठीक हो सकती हैं। हाँ, ये तो मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे क्वैक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भस्मे बना के बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो कहीं से कुछ नुस्खा सीख लिया वो एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया, और उसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है कि इसमें हमने स्वर्ण भस्म डाल दिया, इसमें हीरक भस्म डाल दिया, अभी क्या डाला क्या नहीं डाला हमें नहीं पता। लेकिन स्वर्ण भस्म और हीरक भस्म के उस चक्कर में एक एक जो रोगी है इस टाइप का, वो मतलब 40,000 45,000 इतना का खर्चा कर देते हैं, और फिर वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि प्रॉब्लम तो ठीक हुई नहीं, पैसा भी गया, पैसा भी बर्बाद हो गया। तो ऐसे में अगर पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप करनी हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप करनी हो, तो कैसे करे आदमी? सो देखो, वर्चुअल वर्ल्ड का जमाना है, और जो स्क्रीन पे दिखता है वो एक्चुअली में उतना खूबसूरत तो कोई नहीं होता। हर बॉडी में कुछ माइनस हैं, कुछ मतलब प्लस भी हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले ऑडियंस को तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए विथ फुल पॉजिटिविटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मोटापा हो रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर लें। करेक्शन की तरफ ज़रूर जाना है, अपने वेट मैनेजमेंट की तरफ ज़रूर जाना है, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूर जाना है, लेकिन अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है।
अरे भाई, वो तो जिम जाता है, एक पर्सन है और ए पर्सन इज गोइंग टू जिम, ही इज 6 फीट, उसके इतने ब्रॉड शोल्डर्स हैं, उसकी बॉडी वी शेप्ड है और मेरी तो हाइट 5'6" है, तो मैं उसी हीन भावना में नहीं आना है। आप 5'6" की जो आपकी अपनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी वेट मेंटेन कीजिए, अपनी बॉडी को मेंटेन कीजिए, अपने मसल्स को मेंटेन कीजिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं। और ये जो कंपैरिजन का जो मुद्दा है वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम सारा दिन तो इंस्टा की रील्स देखते हैं। इंस्टा रील में जो देखते हैं भाई वो तो नेक्स्ट लेवल का ही अच्छा होता है। चाहे गर्ल्स देख लीजिए, बॉयज देख लीजिए, राइट? फिल्टर का हाँ, लेकिन जब वो रियलिटी क्या है, नोबडी नोज अबाउट इट। आपने जिम का जिक्र किया, जो जिम जाते हैं क्या उनकी सेक्स पावर या सेक्स टाइमिंग ज्यादा होती? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो जिम जाता है उनका सेक्सुअल टाइमिंग जो है वो ज्यादा होगा और जो जिम नहीं जाता उसका सेक्सुअल टाइमिंग कम होगा। इसका जो करेक्ट, इस क्वेश्चन को एक करेक्ट वे में रखने का तरीका ये है, एनीबडी हु इज एक्टिव इन एक्सरसाइजेस ही कैन बी बेटर इन देयर सेक्सुअल लाइफ, इररिस्पेक्टिव चाहे वो मैन है चाहे वुमन है। ऑल राइट, नॉट नेसेसरली कि आपको जिम ही हिट करना है। आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, माने जो चीज आपको प्रसन्नता दे। ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है कि जिम जाएंगे तभी सेक्सुअल टाइमिंग इंक्रीज होगी। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान जिम जाते ही इसलिए हैं कि उनको अपनी सेक्सुअल टाइमिंग्स इंक्रीज करनी है या उनको अपना टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करना है। करेक्ट? जिम जाने का मतलब ही ये क्या है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी बॉडी में क्या कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आप जब जिम हिट करते हैं, बहुत एक्टिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं ना। जितना अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा। सो मैं हर पॉडकास्ट में अपने एक लाइन तो जरूर बोलती हूँ, पेनिस इज व्हाट? पेनिस इज व्हाट? इट इज योर बॉडी ऑर्गन। और ये आपकी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई भी बोन नहीं है। इट इज जस्ट अ स्पॉन्ज स्ट्रक्चर। अब स्पॉन्ज में एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने एक स्पॉन्ज लिया, उसको पानी में डाला, फूलेगा कि नहीं फूलेगा? बिल्कुल सिंपल ना? सो लॉजिकल है। तो ऐसे ही जब आपका बॉडी में अच्छा ब्लड फ्लो होगा, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, तो पेनिस की एनगॉर्जमेंट अच्छी होगी। जो पेनिस में ब्लड आपका अच्छे से फ्लो करेगा तो डेफिनेटली हार्डनेस बढ़ेगी, डेफिनेटली आपका जो इरेक्शन है वो बेटर होगी, सो डेफिनेटली आपका टाइमिंग्स इंक्रीज हो गया। एज सिंपल एज नोज ऑन द फेस। अच्छा, एक सवाल ऐसे और आता है, क्या साइज मैटर करता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साइज डज नॉट मैटर, इट इज योर एक्ट व्हाट इट मैटर्स। अब ये साइज का इश्यू जो है, ये मुद्दा जो है, वो मतलब आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर मेरे पास दिन के 100 पेशेंट की ओपीडी है तो उसमें से 90 लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने नेचुरल जो हमारा साइज है उससे हम डिससैटिस्फाइड हैं और उस वजह से हमें हीन भावना होती है। देखिए, समझिए एक बात को, जो साइज है उसका कोई परफॉर्मेंस पे कोई मैटर नहीं करता, उसका कोई असर नहीं है। करेक्ट? बिकॉज जब आप पिनोविजाइनल सेक्स में जाते हैं तो जब आपका पेनिस विजाइना में इंसर्ट करता है तो उस इंसर्शन का हार्डली 2.5 इंचेस तक ही वो इंसर्शन होती है। आफ्टर दैट द विजाइना इज अ कनाल। करेक्ट? सो दैट सेंसेशन इज लाइंग जस्ट हियर। सो अगर किसी का साइज 3 to 4 इंचेस, 5 to 6 इंचेस है तो भी उसको हीन भावना हो जाती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप पोर्नोग्राफी में इतना उलझ जाते हैं, आप पॉर्न मूवीज देखते हैं और पॉर्न मूवीज में जो दिखता है वो तो संभव नहीं है। हाँ, सिर्फ जो एक रेस है, एक जो जाति है, जो अफ्रीकन्स हैं, उनका डील डॉल वैसा है तो उनका बॉडी का हर ऑर्गन भी वैसा होगा। सो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? वही बात आ गई ना जो हमने शुरू में कहा कि खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो वही एक होता है, जैसे इंडियन उसमें पूछा जाए तो क्या एक एक्चुअल साइज इंडियंस की क्या हो सकती है? सो देयर इज नो स्टैंडर्ड।
एक इंसान है जिसकी हाइट 6 फीट है, कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका ऑर्गन भी उसी टाइप से होगा। एक इंसान है जिसकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, ऑर्गन भी उसी हिसाब से होगा। सो व्हाट इट मैटर्स, लाइक आपकी बॉडी का जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, आपकी बोन्स कैसी हैं, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बाबा उसी के हिसाब से तो आपकी बॉडी का हर ऑर्गन होगा। सिमिलरली विद द वुमेन आल्सो, राइट? तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है देश में। सेक्स एजुकेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं ना कितना क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक बून होता है, एक बेन होता है। एजुकेशन आपको हमेशा अलर्ट करती है, भ्रांतियों से आपको दूर रखती है, क्योंकि आपके अंदर जो एक उत्सुकता है जानने की, जो एक मतलब एक इंक्विजिटिवनेस है, उस इंक्विजिटिवनेस को अगर सही तरीके से समझा दिया जाए कि आप एक इंसान हैं, आप ग्रो होंगे, आपको प्यूबर्टी होगी, प्यूबर्टी होने के टाइम में आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे, मैन में भी आएंगे, वुमन में भी आएंगे। आज तक भला इस नेचर की चीज को कौन रोक पाया? कोई रोक पाया? सदियों से इंसान पैदा होता आया, सदियों से इंसान जवान होता आया, सदियों से इंसान बुढ़ापे की तरफ जाके मृत्यु लोक को गया। सो ये तो अटल सत्य है। बॉडी में ये चेंजेस आएंगे, पीक पे जाएंगे, स्टेबल होंगे, डिक्लाइन होंगे और उसके बाद खत्म होगा। सो एजुकेशन, जब आपको सही अच्छी एजुकेशन मिलती है तो आप इस चीज को कितना सहज तरीके से समझ सकते हैं। कोई आपके अंदर वल्गैरिटी नहीं होगी, राइट? आपके अंदर कोई भी अश्लीलता नहीं आएगी, क्योंकि आप समझ आएंगे इट इज अ मैकेनिज्म। सो उस मैकेनिज्म को जब आप समझ गए तो आपके ना तो क्राइम होगा, ना आपका दिमाग उल्टी तरफ में जाएगा, और आप इस चीज को ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लेंगे। आप मुझे एक एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आप सांस लेते हैं, कभी सोचा सांस ले रहे हो? नहीं ना? बिल्कुल नहीं। वो तो तुम लेते हैं तक रोज हो रहा है। तो सहज है ना? सहज है ना? तो जब आपकी बॉडी का हर फंक्शन सहज है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी तो सहज होनी चाहिए। तो यही तो सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। आपको ऐसे सेक्सुअल लाइफ में या सेक्स को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या मिला रिव्यू में अगर आए तो? अगर मैं रिव्यू में आऊं तो मुझे जो सबसे बड़ी भ्रांति, जिसको मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ अपनी हर कंसल्टेशन में भी, अपने हर पेशेंट के साथ भी, कि मैं एक ही भ्रांति को तोड़ना चाहती हूँ कि साइज डज नॉट मैटर। साइज आपका नेचुरल है, वो नेचुरल ही रहेगा। एक्ट मैटर करता है। अब एक्ट आप करते हुए एक और प्रॉब्लम आता है, जब भी आप अ मैन एंड वुमन दे मीट सेक्सुअली, इंटीमेसी में मिलते हैं, तो उनके अंदर, मैन के अंदर बहुत ज्यादा फियर होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैन इज ऑलवेज अंडर अ प्रेशर कि मुझे तो परफॉर्म करना है, मुझे तो परफॉर्म करना है, मुझे तो परफॉर्म करना है। जो ये परफॉर्मेंस फियर है वही आपकी एक्टिविटी को डाउन कर देता है। करेक्ट? एक मेरे पॉडकास्ट में मुझसे एक सवाल यही किया गया था कि परफॉर्मेंस को आप मतलब इतना नेगेटिवली क्यों बोलते हो? मैं परफॉर्मेंस को इतना नेगेटिव वर्ड इसलिए बोलती हूं, एक सेक्सुअल इंटीमेसी आपकी एक प्लेजर इंटीमेसी। टू पीपल when they find each other attractive, they want to go closer, और क्लोजनेस पे जाने का अंतिम जो चरम है वो वही है कि जब आप सेक्सुअली इंटीमेट होते हो। सो इट इज योर हैप्पीनेस, मैन एंड वुमन की एक हैप्पीनेस है। सो इस मैन एंड वुमन की हैप्पीनेस को अगर आप एक परफॉर्मेंस एक्ट बना देंगे तो वो तो जिम्मेवारी हो गई। और जिम्मेवारी कब शांति लेकर आती है? किसी भी टाइप की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी कब प्लेजर लेकर आएगी? लाएगी नहीं ना? तो फिर इसीलिए मैं कहती हूं कि जो सेक्सुअल इंटीमेसी है, इट इज नॉट द परफॉर्मेंस, इट इज द एक्ट टू बी एंजॉयड। व्हेन यू थिंक इट इज द एक्ट टू बी एंजॉयड, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है।
आपकी पूरी बॉडी में एक रिलैक्सेशन जाती है एंड यू फील लाइक इट इज द थिंग विच इज फॉर माई एंजॉयमेंट, है ना। तो जब एंजॉयमेंट आ गया तो फेयर निकल गया, जब फेयर निकल गया तो प्रेशर हट गया, जब प्रेशर हट गया तो आप जो चीज एंजॉय करने जा रहे हो उसका लेवल इंक्रीज हुआ कि नहीं। कितना सिंपल है ये, कितना लॉजिकल है और कितना सिंपल है। जब आपके दिमाग में परफॉर्मेंस है तो ये तो वही बात होगी, मैं और अभी हम कैमरा के सामने बैठे हैं, हम सहज भी हो सकते हैं कि जो हमें नॉलेज है हम बात कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, और इसका हम प्रेशर भी ले सकते हैं कि अरे बाबा कैमरा में है, टीवी पे जाएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो कॉन्फिडेंस नीचे हो गया। सो परफॉर्मेंस ऑलवेज कम्स विद द प्रेशर। अब यहाँ पर दर्शक पूछेंगे मैम ये भी बताइए एक्ट कैसा होना चाहिए फिर? यस, सो बेसिकली देखो, हम उस धरती पे जन्मे हैं जहां पे कामसूत्र लिखा गया। कामदेव ने कामसूत्र इसी धरती पे लिखा था, तो इसका मतलब हमारे पुराणों में भी इस सेक्सुअल इंटीमेसी को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये एक ऐसा इंटीमेसी है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से सृष्टि चलती है। आप इमेजिन करो कितने लोग ऐसे हैं जो मैरिज के बाद जिनके घर में बेबीज नहीं होते, और हमेशा जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे जैसे डॉक्टर के पास नहीं, मैं दूसरे डॉक्टर्स की बात कर रही हूँ, जहां पे उनको एक डेज दिए जाते हैं कि भाई ये आपका ओव्यूलेशन पीरियड है, इसमें आपको सेक्सुअल इंटीमेसी करनी है। तो वो लोग कैसे करते हैं, ये 5 दिन मिले हैं, 5 दिन में हमको सेक्सुअली इंटीमेट होना ही होना है क्योंकि हमें प्रेगनेंसी चाहिए। और ऐसा कपल आज तक कोई भी प्रेगनेंसी की तरफ नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? अगेन परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, राइट। सो एक्ट कैसा होना चाहिए? आप कपल हैं, राइट, आप भी सुबह से काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी सुबह से काम कर रही है, शाम को जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हो, कभी आप एक दूसरे को में भी जब आप रिलेशनशिप में होंगे तो आप हाथ भी मिलाते होंगे, आप एक दूसरे को हग भी करते होंगे, लेकिन जब वो रिलेशनशिप मैरिज के बाद जब कन्वर्ट हो जाता तो टेकन फॉर गारंटेड हो गया ना, ये तो अब मेरी है, कहीं जाती ही नहीं, ठीक है। तो बाहर का गुस्सा आया वो भी उस पर निकाल दिया, उसको भी बाहर से गुस्सा आया उसने भी आपके ऊपर निकाल दिया। तो स्माइल तो हक करना तो छोड़ो, एक दूसरे को स्माइल करना भी बोझ हो जाता है। और उसी नतीजे में फिर आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं कि हमें तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। बाबा कहाँ से होगी प्रेगनेंसी? आसमान से थोड़ी टपकेगा कुछ भी। सो एक्ट कैसा होना चाहिए? आपको अपना रिलेशनशिप जिंदा रखना है। जितना आपकी अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ बढ़ेगी उतना ही आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी भी बढ़ेगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर कपल को ध्यान में रखना चाहिए। ऑलवेज मीट विद ईच अदर एज इफ यू आर स्टिल लवर्स। ऑलवेज, हमेशा अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को जब आप शाम ढले वापस मिलते हैं एक दूसरे से, तो कुछ नहीं तो स्माइल देकर एक छोटा सा हग कर सकते हैं। वो आपके रिलेशनशिप को हमेशा स्पार्क में रखता है। आपकी वाइफ ने कुछ अच्छा पहना, उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। आपकी वाइफ ने, आपने कुछ अच्छा पहना, आपकी वाइफ आपको कॉम्प्लीमेंट करे। सैटरडे और संडे को, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में जिक्र किया था, पब में समय ना बिताकर एक दूसरे के साथ समय बिताएं। अल्कोहल के नशे में एक दूसरे के साथ समय ना बिताकर एक सूफी हालत में कॉफी डेट पे जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। तो वो रिलेशनशिप आपका जिंदा रहेगा और वही अल्टीमेटली वही रिलेशनशिप, वही अट्रैक्शन आपको एक दूसरे की तरफ इतना करीब लेकर आएगी कि यू विल हैव योर सेक्सुअल इंटीमेसी टू अ नेक्स्ट लेवल। अच्छा, अभी आपने अल्कोहल का जिक्र किया तो अभी कुछ वक्त पहले एक खबर आई थी ऐसे ही, जहां पर ये कहा गया कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड मुझे प्रेशर करता है कि अल्कोहल पी के हम सेक्स करेंगे, उससे उत्तेजना बढ़े। ऐसा होता है? सो इनिशियली देखिए, फर्स्ट स्टांस में जब आप किसी भी टाइप की इंटॉक्सिकेशन लेते हैं तो आपकी सेक्सुअल अराउजल बढ़ सकता है, बिकॉज
आप थोड़े थोड़े टिप्सी हो जाते हो, हम्म। ठीक। लेकिन जब आप इसको एक हैबिट बना लेते हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है। सो वो ही अल्कोहल आपको उत्तेजना नहीं देगा। उसकी माने कि उसके चलते ये जरूर हो सकता है कि आपकी इरेक्शंस में मतलब गिरावट आ जाए, आपकी लिबिडो कम हो जाए, क्योंकि या तो आप अल्कोहल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे अपने को उत्तेजित रखने के लिए, और एक लेवल आएगा कि वो इंटॉक्सिकेशन आप पे काम नहीं करेगी। तो कभी हल्के उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत वैसे तो मैं मतलब अल्कोहल को कभी एडवोकेट नहीं करती हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपको कभी वंस इन अ ब्लू मून 30 ml लेकर आप एक बहुत नाइस रोमांटिक अपना बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, तो वो एक सेक्सुअल एक्ट में आपको एनहांसर हो सकता है। बट इफ इट बिकम्स अ हैबिट, ये आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये भी है कि मान लीजिए जैसे कभी कभार होता है, लड़कियां कहती हैं कि मैं नशे में थी, मुझे नहीं पता है कि क्या हो गया। इतना फीड कर सकता है हाँ, अल्कोहल? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो, अल्कोहल बेसिकली फेमिनिन एनर्जी के लिए नहीं बना है। कोई भी इंटॉक्सिकेशन फेमिनिन एनर्जी के लिए नहीं बनी है, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी बहुत डेलिकेट एनर्जी होती है। सो और आपने ये भी देखा होगा कि अल्कोहल की टॉलरेंस फीमेल्स की बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब वो अगर एक मैन अल्कोहल ले रहा है तो हो सकता है वो 4 पेग में उसकी बस हो जाए। फीमेल कैन हैंडल एटलीस्ट 6 to 7 पेग्स। और जब वो 6 to 7 के उसमें चले गए तो माइंड की अलर्टनेस तो खत्म है ना। देयर इज नो अलर्टनेस इन माइंड। फिर आपके साथ मतलब सेक्सुअल एक्ट हो जाए, आपको कोई रॉब कर ले, कुछ नहीं पता। अभी पीछे आपने देखा होगा कि एक लेडी थी, शी वाज हाईली ड्रंक, और उसने अपनी गाड़ी वो एक आर्मी वालों का वो जा रहा था उसके आगे लगा दी। नहीं, न्यू ईयर 31 दिसंबर को देखिए सीपी में। हाँ, तो मैं ये कहती हूं कि आयुर्वेद में ना एक कोटेशन है, ठीक है, शीर्यते इति शरीरा, जिसका हर पल क्षीण होगा वह शरीर है। और जब आप जिसने वैसे ही क्षीण होना है, उसमें आप इतना ईंधन डालोगे अल्कोहल का या किसी भी टाइप की और ड्रग्स का या कोई भी और इंटॉक्सिकेशन का, तो वो क्षीणता किस लेवल पे जाएगी। तो 40 की उम्र में आप 50 के लगभग आप बुढ़ापे तक पहुंच चुके, क्योंकि आपके अंदर के सारे टिश्यूज जो हैं वो सारे डैमेज हो रहे हैं, है ना। और वही चीज कोई कहते हैं ना, अरे मतलब उसकी एज 40 की है और वो लगते तो 20 के हैं। तो उसमें क्या है, क्योंकि उन्होंने उन टिश्यूज को जो शरीर के जो उत्तक होते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, उनको न्यूट्रिशन के थ्रू मेंटेन करके रखा, और वही आपका ओज होता है। सो मैन इज बेसिकली इन आयुर्वेदा, अगर हम कहते हैं कि पुरुष क्या है, पुरुष माने मैन, ठीक। मैन की अगर डेफिनेशन है आयुर्वेदा में, तो मैन की डेफिनेशन, मैन इज नॉट नोन बाय इट्स मसल स्ट्रेंथ। मैन इज नॉट नोन बाय इट्स मसल स्ट्रेंथ, मैन इज नोन बाय इट्स ओजस। तो ओजस क्या है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल का ओजस क्या है? उसका ओवम, उसका एस्ट्रोजन, ठीक है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, अ वुमन इज नॉट नोन बाय इट्स एक्सटर्नल ब्यूटी, वुमन इज नोन अ वुमन थ्रू इट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एक्सेस। सिमिलरली मैन का एक्सेस क्या है? ओनली वन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आप जितनी मतलब फ्रिक्वेंसी से आप अल्कोहल की तरफ जाएंगे, आपकी एजिंग उतनी ही फास्ट होगी, और जितनी एजिंग फास्ट होगी तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी होगी, लॉस ऑफ लिबिडो भी होगा, इनफर्टिलिटी भी होगी, फैमिली डिसइंटीग्रेट भी होगी। अब यहाँ पर मेरा अभी अल्कोहल से ही एक सवाल था, अगर लड़कियां अल्कोहल ले रही हैं, सिगरेट ले रही हैं, तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी? 100%। और 100%। और अगर लड़के सिगरेट या अल्कोहल भी छोड़ लीजिए, दोनों ले रहे हैं या किसी में नशा कर रहे हैं, टाइमिंग में इशू आएगा? 100%।
जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम हिस्ट्री यही लेते हैं, इंटॉक्सिकेशन क्या है. सो इंटॉक्सिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन, आप अल्कोहल में हैं, आप टबैको लेते हैं, आप कोई ड्रग्स लेते हैं, मैरिजुआना लेते हैं, व्हाटएवर इट इज. सेकेंड इंटॉक्सिकेशन आपकी आती है कि आपको बहुत ज्यादा एडिक्शंस हैं पोर्नोग्राफी की, आपको एडिक्शन है मैस्टरबेशन की. तो ये दोनों टाइप की इंटॉक्सिकेशन जो है आपकी वाइटैलिटी को, आपकी विरिलिटी को, आपके स्टेमिना को डाउन करेगी. मास्टरबेशन को लेकर तमाम मिसकंसेप्शन है. कई डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है दिन में या वीकली ठीक है 1-2 बार कर लिया. हाँ, एक्सेसिव ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं. बिल्कुल करती है. और अगर कोई करना भी चाहे तो कितना, मतलब लिमिट? सो बेसिकली अति सर्वत्र वर्जित. ठीक है, जैसे आपने वंस इन अ वीक अगर आप मास्टरबेट करते हैं दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. आप दिन में 5 बार, 3 बार, 2 बार मास्टरबेट करते हैं दैट इज नॉट ओके. जितने भी लोग, जितने भी मेन जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन में हैं उनको पेनोवेजाइनल सेक्स में प्रॉब्लम आता ही आता है. उसके 2 रीजन हैं. पहला रीजन, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपको किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है. स्टिमुलेशन बहुत है, इंटरनेट का जमाना है, आप दुनिया में तरह तरह की स्टिमुलेशंस देखते हैं, आपके स्क्रीन में बहुत सारी स्टिमुलेशंस आती हैं, तो आपको स्टिमुलेशन तो है, यू आर ओवरली स्टिमुलेटेड. और अब आपको मास्टरबेशन की आदत पड़ गई. ठीक, क्योंकि मास्टरबेशन की आदत पड़ने के भी 2 कारण हो सकते हैं. हो सकता है कि आपका स्टिमुलेशन बहुत हाई है, हो सकता है कि आपको स्ट्रेस है, इसलिए आपने अपने को ईज आउट करने के लिए आपने मास्टरबेशन कर दिया. तो इन दोनों की जब एक मैन को आदत पड़ जाती है मास्टरबेशन इस लेवल तक करने की, तो आपको पेनोवेजाइनल सेक्स में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको सेल्फ सेटिस्फाई होने की आदत पड़ चुकी है. और लड़कियां अगर करती हैं तो सेम, उनके लिए भी प्रॉब्लम. same. When they can satisfy themselves without having any partner, तो उनको भी सेम पेनोवेजाइनल सेक्स जो होगा उनको भी इतना अल्योर नहीं करेगा, बिकॉज दे आर स्टिमुलेटेड एंड दे कैन जस्ट देम सेटिस्फाई देमसेल्व्स बाय फिंगरिंग या कुछ सेक्स टॉयज ले लिया. तो किसी की आपको जरूरत ही नहीं है. सेक्स टॉयज खतरनाक. सेक्स टॉयज की एडिक्शन तो खतरनाक है, बिकॉज यू आर स्टेइंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम दी हाइजीन के लिहाज से भी खतरनाक. हाइजीन के लिहाज से तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज एनीथिंग व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड आप उसको कितना डिसइंफेक्ट कर लेंगे. एंड विजाइना जो होता है उसकी इन्फेक्शंस को कैप्चर करने की, अक्वायर करने की जो टेंडेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है. आप खुद देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जितना एक वुमन को होते हैं उतना मैन को नहीं होते. मैन को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है तो दैट मीन्स इट्स समथिंग सीरियस. वुमन इज विजाइना है ना, कनाल है, ओपन है, मोर ससेप्टेबल टू गेट इन्फेक्शन, एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. तो आपको इन्फेक्शंस तो होंगे. जैसे वेजिटेबल्स की बात आती है कि यूज किया जाता है, वो भी प्रॉब्लम Sorry? क्रिएट. वेजिटेबल्स की बात आती है कि तमाम तरीके के वेजिटेबल्स भी यूज करती हैं लड़कियां एज अ सेक्स टॉय. हाँ, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती. हाँ, क्यों नहीं. आप मुझे मतलब देखो, हमारा दो चीजें हैं. क्या हम एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ जीना चाहते हैं, या हम एक सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए वी कैन हैव एनी सेक्स टॉय. सो अगर आपको सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल अर्ज को ही सेटिस्फाई करना है तो आप सेक्स टॉयज ले लोगे, फिंगरिंग कर लोगे, सॉर्ट ऑफ सम वेजिटेबल्स, दे कैन यूज इट, दे कैन गो टू एनी लेवल, राइट. तो आप एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ तो नहीं जा रहे हो ना. फिर जब ऐसी गर्ल्स की जब मैरिज होती है तो उनको एक नॉर्मल एक्ट को रिसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज when 2 people they come together, 2 bodies they come together, they have their own hygiene, they have their own body odor, है ना. उनका अपना एक लेवल होता है, एक अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है. अब इतना टाइम तो आपको सिंगल सेटिस्फाई होने की आदत पड़ गई. अब आप किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर पाओगे? मेंटल ब्लॉक तो है ना. सेम मैन में भी होगा, सेम वुमन में भी होगा. तो अब तो मार्केट में बहुत सी दवाइयाँ, बहुत से टेबलेट्स हैं, तो आदमी किधर जाए अगर उसको जाना भी है. आयुर्वेदा भी है, तो
क्या चीजें यूज करें यार? मैं आपको ना एक छोटा सा कंपैरिजन देती हूँ। मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूं, बट अपनी पैथी की फैन हूं। ठीक है, मुझे किसी दूसरी पैथी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी पैथी के मैं जितना फैन हूं उतना किसी और पैथी की फैन नहीं हूं। कारण क्या है उसके पीछे? हम सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। आप कंटेम्परेरी मेडिसिन भी ले सकते हो। कंटेम्परेरी मेडिसिन सिम्टम बेस्ड है। कंटेम्परेरी मेडिसिन 2 मिनट सोल्यूशन है। Contemporary medicine comes with heavy chemicals and contemporary medicine is not long lasting, result oriented. मानते हैं मेरी बात को? हम आयुर्वेदा की तरफ आते हैं। 2 मिनट सोल्यूशन नहीं है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, केमिकल नहीं है, इनसाइड आउट रूट से ट्रीट करना शुरू करता है प्रॉब्लम तक। तो कौन बेहतर है? ये तो दर्शक को डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहती हूं कि जब आपने अपनी बॉडी को किसी डॉक्टर के हवाले करना है, चाहे आप उसका कोई DIY यूज करें, चाहे आप उसकी कोई मेडिसिन यूज करें, आपको पहले थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए कि क्या चीज है जो आपको क्विक रिजल्ट दे रही है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उससे लॉसेस क्या होने वाले हैं। क्या चीज है आपको जो थोड़ा लॉन्ग टर्म लेकर आपको बेनिफिट दे रही है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो जब आप ये दोनों चीजें समझ लेंगे तो आप अपनी इस नायाब चीज को, जो गिफ्ट हमें गॉड ने दिया है, दिस बॉडी, उसको हम खराब नहीं करेंगे। तो फिर टैबलेट या आजकल तो वो आ गया है इसको करने के लिए स्प्रे, इन सब चीजों से साइज बढ़ता है? किसने कह दिया? अरे बहुत से पॉडकास्ट होते हैं। किसने कह दिया? एड वाले आके कहते हैं। आप मुझे मतलब, अच्छा चलिए छोड़ दिए, 1 सेकंड के लिए भूल जाइए मैं डॉक्टर हूं। मैं आपसे एज नॉर्मल पर्सन बात कर रही हूँ। ठीक, आपकी हाइट कितनी है? 5'8". ठीक, अब मैं कहूं आपको मैं एक तेल देती हूँ लगाने के लिए, एक स्प्रे देती हूँ लगाने के लिए, आप उसको यूज करो, आपकी हाइट 5'10" हो जाएगी। आप संभव है? ऐड तो इसके भी आते थे, हालांकि संभव नहीं है। ओ, कैसे संभव हो सकता है? देखो, समझने की बात ये है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की एक एनाटॉमिकल लेंथ है। एनाटॉमिकल जो आपकी शारीरिक संरचना जिसको कहते हैं, एक एनाटॉमिकल लेंथ है, एनाटॉमिकल विड्थ है। ठीक, वो आपके ऑर्गन्स पे भी लागू होती है, आपके लिम्स पे, मतलब हमारे हाथ पांव पे भी लागू होती है, आपके हर जगह पे लागू होती है। तो जो चीज आपकी एनाटॉमिकल चीज जो एक बार तय होगी, वो कैसे बढ़ेगी? अनलेस और अनटिल उसको काटो, उसके अंदर एक इम्प्लांट डालो, फिर उसको जोड़ो, तो बढ़ जाएगा। पॉसिबल है ना? अगर आपको बढ़ाना ही है साइज, मतलब आप इतना ऑब्सेस्ड हैं कि आपको लिंग का साइज बड़ा करना है, तो फिर जाइए ना, ऑपरेशन करवाइए। ये स्प्रे से किसी से नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, वो चीज समझने वाली है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाली लाइफ तो हमारी सबकी है, राइट? सो जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन धीरे 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 कम होता जाता है। सो आपको फटीग फील होना, टायर्ड फील होना, लेजी फील होना, माइंड थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा अटेंटिव ना होना, ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। ठीक है, जब ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी भी जो संरचना है वो थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब उसको हम नॉर्मल कैसे ला सकते हैं? हमने अपनी फटीग को कंट्रोल किया, हमने अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ाया, हमने अपना खान पान अच्छा किया, हमने अपनी रूटीन अच्छी की। तो जो चीज ऐसे गुब्बारे से हवा जब निकालते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे पिचक गया ना, उसमें मैं दोबारा हवा डालूंगी तो वो वापस उतने पे पहुंच जाएगा। सो अगर हमारी हवा क्या है, मैं क्या एग्जाम्पल क्या दे रही हूँ, आपका न्यूट्रिशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन, तो वो जो आपका ऑर्गन है वो वापस अपना नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। नॉर्मल व्हाट? नॉर्मल योर ओन
नेचुरल साइज। बिल्कुल। तो डिस्क्लेमर यही है कि तमाम तरीके के भ्रामक विज्ञापनों में ना आए, और जो मैम बता रही हैं खुद के न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे तो सब कुछ बेहतर रहेगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा DIY देती हूँ इसके लिए। अगर हमें अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करना है, ठीक, और हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट लें, तो आप खुद बना लो ना घर पे। घर का क्या? मैं आपको एक ओजस मिल्क बताती हूँ, उसका नाम ही ओजस मिल्क है। आप पूरा इंग्रेडिएंट बता दीजिए। मैं भी बताती हूँ। देखो, ये तो हम मेहनत करना पड़ेगी ना, सबको तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप 200 ml दूध ले लीजिए, ठीक है, उसमें 2 से 3 भीगे हुए छीले हुए बादाम डाल लीजिए, आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डालो, आधा चम्मच उसमें कॉन्च का चूर्ण डालो, चुटकी भर उसमें इलायची पाउडर डालो, आधा चम्मच उसमें तिल डालो, ठीक है, और आधा चम्मच उसमें ब्लैक रेजिन्स डालो। इसको दूध को अच्छे से उबाल के उसको पका लो, और रोज रात को सोते हुए ये दूध पीना है आपको। आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी वाइटैलिटी बढ़ेगी, आपको हर वो चीज मिलेगी जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, ठीक है, स्पेशली मेन। लेकिन ध्यान इसमें एक चीज का रखना पड़ेगा आपको, जिनकी अग्नि मंद है, जिनकी डाइजेशन स्लो है, वो इस ओजस मिल्क को नहीं लेंगे, क्योंकि उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। सो आइदर दे विल हैव ब्लोटेड स्टमक, और दे विल हैव बहुत ज्यादा उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये उनको ध्यान रखना है। सो जब आप अपने लिए ये ओजस मिल्क बनाएं, तो आप पहले अपने को ये देख लीजिए कि आपका अग्नि का स्टेटस क्या है, तो उसके आधार पे आप इसको ले सकते हैं। सेकेंड थिंग, ओजस मिल्क के साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, ठीक, वो उसकी जगह ओट मिल्क या आमंड मिल्क ले सकते हैं। तो उस स्थिति में उन लोगों को, अगर गोक्षुर का कोई यूज कर रहा है, ठीक, तो उनको गोक्षुर नहीं लेना है। आमंड मिल्क में और ओट मिल्क में गोक्षुर नहीं डालते हैं। ओजस मिल्क में, नॉर्मल मिल्क में हम आधा चम्मच गोक्षुर का चूर्ण भी डाल सकते हैं। सो ये मैंने आपको एक ऐसा DIY दिया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया, घर का नुस्खा। हाँ, ठीक है। अब सवाल ये कि हु वांट मोर सेक्स, मेंस और वुमेन्स? हाँ, there is no criterion in this. Anybody can want more sex. Men can demand more sex. Women can demand more sex. सवाल फिर आता है कि मेंस में, वुमेन्स में ऑर्गेज्म बहुत टाइम लग जाता है आने में। बिल्कुल, उसका वो शारीरिक संरचना ही ऐसी है, वुमन की शारीरिक संरचना ही ऐसी है, या कि मैं यूं कहूं कि जो वुमेन है वो सरेंडर करने में बहुत टाइम लगाती है। सो वो ऑर्गेज्म में उसको देर से ही होगा। मेन का ऑर्गेज्म कंपैरेटिवली एज वुमन जल्दी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वुमन की सेक्सुअल डिजायर कम हो सकती है। वुमन की भी सेक्सुअल डिजायर मेन जितनी हो सकती है, समटाइम्स इट कैन बी हायर देन मेन ऑल्सो। सो उसमें कुछ मतलब कुछ आयुर्वेद में ना, कुछ वेजाइना की, कुछ हाउ डू आई टेल इन नॉर्मल लैंग्वेज, वेजाइना की ना कुछ एनाटॉमिकल संरचनाएं कुछ डिस्क्राइब की गई हैं। उसमें कुछ ऐसी वेजाइनास होती हैं जहां पे उनकी टेंडेंसी टू हैव अ मोर पेनोवेजाइनल सेक्स इज मोर। इसका मतलब ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। हाँ, विमेन की सेक्सुअल डिजायर जो है वो 1-2 लेवल पे आके कम होगी। फर्स्ट टाइम व्हेन वुमन गोज फॉर एनी इंटरकोर्स, तो एक फियर होता है कि somebody would enter into her, तो वो मतलब अपनी बॉडी को ऐसा टाइट कर लेती है, बिकॉज वो फियर बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का फियर होता है, एंड विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम, कुछ विमेन को, नॉट लोगों को, कुछ विमेन को फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करने के बाद सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है, constant burning sensation in the vagina, which is very painful. As a woman, जिसको होता है, they can feel it.
तो वो जैसे ही फिर वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स की बारी आती है ना, या नाम भी आता है, वो पेन और जलन के मारे वो सहम जाती है। और सेकंड स्टेज आती है जब पेरीमेनोपॉज होता है। अब पेरीमेनोपॉज के टाइम में एस्ट्रोजन जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होगा वजाइनल ड्राइनेस इंक्रीज होती जाती है, प्लस उस टाइम में स्ट्रेस लेवल भी हाई होता है वुमन का। सो वजाइनल ड्राइनेस जब इंक्रीज होगी तो एनी फ्रिक्शन वुड कॉज सम इरिटेशन, और जब इरिटेशन होगी तो भय के कारण वो अपनी मांसपेशियों को संकुचित करेगी, और जब संकुचित करेगी फोर्सफुल एक्ट होगा तो पेन होगी, तो शी वुड जस्ट रन अवे फ्रॉम द पिनोवेजाइनल सेक्स। तो लुब्रिकेंट्स जो होते हैं वो खतरनाक हैं? नहीं, हमें कुछ लुब्रिकेंट्स जो हैं वो यूज करने के लिए एडवाइस करना पड़ सकता है फॉर अ फीमेल। बेस्ट लुब्रिकेंट फॉर द टू कम्बैट दिस वजाइनल ड्राइनेस, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो सबसे अच्छा लुब्रिकेंट है। सो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई उसमें इन्फेक्शन होने का कारण नहीं है। सो दैट कैन बी कंप्लीटली अप्लाइड इनसाइड द वजाइना एंड आउटर वॉल्स ऑफ द वजाइना, तो वहाँ पे आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिमिलरली जैसे कुछ इसी आप कोकोनट ऑयल को, जैसे शतावरी हो गया, उससे भी सिद्ध कर लेंगे इस तेल को, तो भी वजाइनल ड्राइनेस में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है, तो उसका भी आपको वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तमाम यूज़र्स के अब सवाल हैं, और इसके साथ ही सोशल मीडिया पे तमाम सवाल, जिसमें है कि एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने में कितनी बार सेक्स करना हेल्दी होता है? एक दिन में एक बार भी सेक्सुअल लाइफ आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जब आपका हेल्दी सेक्सुअल पिनोवेजाइनल सेक्स है एंड पर डे यू आर गोइंग इनटू दिस विद द म्यूचुअल कंसेंट, आपकी मैन और वुमन की दोनों की कंसेंट है, सो एक ये आपके रिलेशनशिप को स्पार्क में रखती है, और दूसरा आपके स्ट्रेस बस्टर बहुत होता है, और तीसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा इनहेंस करती है। सो वंस अ डे इट्स परफेक्टली नॉर्मल। मल्टीपल पार्टनर्स के डिसएडवांटेज क्या है? The most dangerous disadvantage of having multiple partners to get infected with the sexual transmitted diseases. ओरल सेक्स सेफ है या नहीं? ओरल सेक्स सेफ है, बट इसके लिए HPV वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। अच्छा, अभी तमाम तरीके की बातें चली कॉन्डोम्स के लेके कि सेफ नहीं है, तो ये मिसकंसेप्शन है। कॉन्डम अगर आपने अच्छी कंपनी का लिया है, जिसकी प्रॉपर मतलब स्टरलाइजेशन है, तो वो सेफ है, बट अगेन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। कुछ विमेन को जो इसके ऊपर जिस शीट का कॉन्डम बनता है उससे ही एलर्जी होती है, सो अगर उसमें उसको फीमेल को उस कॉन्डम की शीट से एलर्जी है तो वो कॉन्डम उसके लिए जहर है, बिकॉज वो एलर्जी बहुत फ्लेयर कर जाती है। पीरियड्स को लेके तमाम बातें होती हैं, और अगर दर्द होता है पीरियड्स में तो क्या करे एक लड़की? पीरियड्स का मतलब नॉर्मल पेन होता है। हाँ, नॉर्मल पेन हो रहा है, या फिर बहुत लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन होता है। एग्जैक्टली। सो पीरियड्स में पेन होना इज अ क्लिनिकल कंडीशन विच वी कॉल एज डिस्मेनोरिया। सो डिस्मेनोरिया एक हल्की फुल्की लोअर एब्डोमेन में पेन होना, लोअर बैक में पेन होना, थाइज में पेन होना, आपके हिप एरिया में पेन होना, अगर वो माइल्ड पेन है विच इज ओके, बिकॉज उस टाइम में आपका पूरा जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड डायलेटेशन होती है, विच इज़ फाइन। लेकिन कई बार डिस्मेनोरिया इस लेवल का भी हो जाता है कि उस फीमेल को वॉमिटिंग आना, चक्कर आना, फेंट हो जाना, हेडेक होना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो नॉर्मल नहीं है। उस केस में फीमेल्स को डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एक आयुर्वेदिक इसके लिए मैं एक छोटा सा DIY देती हूँ। जिनको बहुत ज़्यादा ये दर्द होती है, घृत कुमारी होती है ना, जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा को उसका वो जूस निकाल लीजिए और उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए, पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर ले, और मॉर्निंग में अगर खाली पेट वो इतना सा जूस वो लड़की लेती है, वो वुमन लेती है, तो उसको डिस्मेनोरिया तंग नहीं करेगा। टेबलेट्स लेना हानिकारक है पीरियड्स में? नहीं,
टैबलेट लेना कोई हानिकारक नहीं है। अगर इस लेवल की आपको पेन है तो उस पेन को इस लेवल तक बर्दाश्त करना हानिकारक है, क्योंकि वो आपके अंदर पेन की वजह से आपकी बॉडी के कई केमिकल्स चेंज होते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो एक साधारण आप पेन किलर ले सकते हैं। अगर पीरियड्स लेट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं कि लेट पीरियड है, तो ये क्यों होता है? लेट पीरियड होना इज बेसिकली अ डिस्टर्बेंस इन योर ओव्यूलेटरी साइकिल, और उसका बहुत जो ज्यादातर जो एक कॉमन इसकी एटियोलॉजी होती है वो होता है स्ट्रेस, रॉन्ग लाइफस्टाइल, ओवरवेट होना, नॉन एक्सरसाइजेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, लेट रात को बहुत देर तक जगना और सुबह सूर्योदय तक के बाद में सोए रहना, सारा रॉन्ग लाइफस्टाइल जो होता है वो आपके पीरियड्स को डिले करता है। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं वुमेन्स में? वुमेन का सबसे कॉमन प्रॉब्लम डिस्मेनोरिया, टू गेट मोर एंड मोर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, राइट? सो ये सबसे बड़ी दो कॉमन प्रॉब्लम। मेंस में? मेन में यूटीआई अगर किसी मेन को हो जाता है विच इज वेरी सीरियस, तो या तो उसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया या उसका एक्सपोजर किसी इन्फेक्टेड वुमन के साथ होने की वजह से उसको यूटीआई हुआ, तो दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। मेन सफरिंग फ्रॉम यूटीआई, इट्स अ थिंग व्हाट आपको इसको लाइट हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको अपना यूरिन का एग्जामिनेशन, सीमन एनालिसिस, उसमें कोई इन्फेक्टेड सेल्स तो नहीं है, वो करवा के आपको एक डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, गोक्षुर जो एक हर्ब होती है, अगर गोक्षुर का अगर काढ़ा बनाकर आप सुबह शाम 2 बार लेंगे तो उसको यूटीआई में मेन को, स्पेशली मेन को यूटीआई में बहुत फायदा होगा, वुमन को भी होगा, लेकिन ये मेन के लिए मैं बता रही हूँ। गोक्षुर का काढ़ा आप बनाएं, वो लें सुबह शाम 2 बार, तो आपको यूटीआई से प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको प्रोस्टेट के इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो फिर लोग चोरी छुपे पिल्स ले लेते हैं, वो आगे चल के कितना खतरनाक है बाद की प्रेगनेंसी के लिए? प्रेगनेंसी को से बचने के लिए आपने एक बार पिल ले लिया तो कोई बात नहीं है, बट आप हर बार उसको एक रूटीन बना लेंगे कि आपने सेक्सुअली एक्टिव हुए और उसके बाद हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर इमीडिएटली वो पिल खा ली, तो डेफिनेटली आपको आगे जब प्रेगनेंसी में जाना होगा तो आपकी प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके पीरियड्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके पीरियड डिले होना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। तो बेस्ट एज क्या है बच्चे करने के लिए? बेस्ट एज क्या है बच्चे करने के लिए? लीगली तो 18 साल से, लाइक यू नो दैट इज लीगल, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में अपने बच्चे चाहिए जिनका बुद्धि का विकास भी अच्छा हो, जिन बच्चों का आगे शारीरिक विकास भी अच्छा हो, तो पेरेंट्स की जो बेस्ट एज होती है, वुमन शुड बी 30 और अंडर 30, अ मैन शुड बी 32, दैट इज द बेस्ट एज, बिकॉज उस टाइम में मैन का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी पीक पे होगा और वुमन का जो एस्ट्रोजन लेवल है वो भी पीक के होंगे। तो मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल जब पीक पे होगा तो उसका सीमन क्वालिटी अच्छी होगी। सीमन के अंदर क्या है? स्पर्म्स, तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी। वुमन का एस्ट्रोजन पीक लेवल पे है तो उसका एस्ट्रोजन जब पीक लेवल पे तो उसके पीरियड्स अच्छे आएंगे, पीरियड्स अच्छे आने से उसकी ओवम क्वालिटी अच्छी होगी। तो जब वो हेल्दी स्पर्म और हेल्दी ओवम की जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो आगे जो उस फर्टिलाइजेशन से जो भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण विकसित होकर जो आपका फीटस बनेगा और फीटस से वो बच्चा बनेगा, तो उसका मानसिक और उसका शारीरिक जो लेवल है, विकास है, वो बहुत अच्छा होगा। पीरियड्स के टाइम पर सेक्स सेफ है? पीरियड्स के टाइम पर सेक्स वैसे सेफ है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट पीरियड्स के टाइम में आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते मैं मना करूंगी। उसके पीछे एक कारण है। पहली बात, जब वुमन के पीरियड्स आते हैं तो कनाल ओपन रहती है, और जब आप पिनोवेजाइनल सेक्स या आप मतलब इफ वुमन इज डूइंग हर सेल्फ फिंगरिंग या सेक्स टॉयज यूज कर रही है, तो इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं।
और वो फिर कंटिन्यूसली या तो वेजिनाइटिस होना या सिस्टाइटिस होना या यूटीआई होना, ऐसा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। सो अवॉइड करें, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आए प्रोडक्ट्स को लेके कि तमाम बातें हमने की, मार्केट में बहुत कुछ है, तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाए जो कि सेफ भी हो, प्रॉब्लम भी ना हो, और सबसे ज़्यादा कि बहुत पैसे भी ना लगें? सो बेसिकली देखो, आयुर्वेद में बहुत अच्छी हर्ब्स हैं जो इनसाइड आउट काम करती हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कंटेम्प्रेरी वाइग्रा होगी, ब्लू पिल हो गया, उससे बेहतर हमारा आयुर्वेदिक सोल्यूशन होता है। सो आयुर्वेद में देखिए, कौच बीज है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है, विदारी कंद है, स्याह मूसली है, सालम मिश्री है, ये सब चीजें, ये सारी हर्ब्स ऐसी हैं जो आपकी वेलनेस पे, सेक्सुअल वेलनेस पे इनसाइड आउट काम करती हैं। उसमें एक DIY तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ, ठीक। अगर तो वो बना ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक प्रोडक्ट मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट तैयार किया है जिसका नाम है आयरेड वाइटालिटी मिक्स, आयरेड शिलाजीत और आयरेड ऑयल। जब हम बात कर रहे थे स्प्रेज की स्टार्टिंग में, तो आपने मुझे पूछा कि कोई ऑयल या स्प्रे ऐसा हो सकता है जिससे लिंग का साइज बड़ा हो जाए, तो मैं आपको कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो आपका नेचुरल साइज से बड़ा साइज कर सके। लेकिन जो आयरेड ऑयल जो मैंने अपनी फॉर्मुलेशन तैयार की है, जहां हमने बात की थी स्ट्रेस, स्ट्रेन, रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से जब आपका ऑर्गन जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और तब आप उस ऑयल को यूज करेंगे तो वो आपका नेचुरल साइज को रीगेन करने में हेल्प करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा तो नेचुरली आपकी लिंग की फुलावट वो अच्छी रहेगी, इरेक्शन बेहतर रहेगी। सो जो लोग DIYs को बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं बना सकते तो आयाम वेदा की जो मैंने एक किट तैयार की है आयरेड रेंज की, जिसमें आयरेड ऑयल, आयरेड वाइटालिटी मिक्स और आयरेड शिलाजीत है, आप वो ले सकते हैं, जिसमें आपके पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे, साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, और 100% प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हर्ब्स, उनका एक्सट्रैक्शन से लेकर उनके कलेक्शन से लेकर, उनकी एक्सट्रैक्शन से लेकर और उस फॉर्मुलेशन तक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में वो बनते हैं। वैक्यूम चैम्बर में उनको रखा जाता है जिसमें कोई भी फंजाई, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती, और ये सब थ्रू लैब टेस्ट पास होता है और उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस वेबसाइट पे होता है। शिलाजीत को लेके आपने बात की, मार्केट में भरे पड़े हैं शिलाजीत, हाँ, ऐड भी भरे पड़े हैं, हाँ, तो कैसे चूज किया जाए शिलाजीत, ये कौन सा बहुत सही अच्छी है? बात है। शिलाजीत बेसिकली एक हर्बो मिनरल होता है जो चट्टानों से फट के बाहर निकलता है। वो शिलाजीत का एक खंड मिलता है, उसके बाद उस खंड को उठाकर उसका शोधन करना, उसकी प्योरिफिकेशन करना, बस वही की है आपकी प्योरिटी की। मैं अपने शिलाजीत की प्योरिटी की बात कर सकती हूँ कि इसका शोधन और मारण क्लासिकल आयुर्वेदिक वे से किया जाता है। जो इसकी सेडिमेंटेशन होती है उसको उतने ही टाइम पे रखा जाता है, फिर उसको पैक करके उसको लैब की स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भेजा जाता है, उसकी फंजाई ग्रोथ को देखा जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को देखा जाता है, क्रिटिकली उसको हम पूरा एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उसमें कितना % फुल्विक एसिड होता है वही उसका की स्ट्रेंथ है। तो मैं अपने शिलाजीत के बारे में तो यही कहूंगी, बाकी यस दुनिया में तमाम है, तो वो दर्शकों को अपने हिसाब से उस पूरी चुनौतियों को उस शिलाजीत पे डाल के उसको खरा उतार के फिर आप सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी शिलाजीत पसंद है। अच्छा, शिलाजीत के बारे में ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि एक ही चीज के लिए काम आती है बस। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। शिलाजीत शिलाजीत के बारे में जो भी गीत गाया गया ना, वो इसीलिए गाया गया कि ये आपकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाती है और टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाती है, ऐसा नहीं है। शिलाजीत इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर मैन एंड शिलाजीत इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमन। शिलाजीत के फंक्शंस हैं। शिलाजीत क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़ाता है, आपकी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी वेट मैनेजमेंट को बढ़ाता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़ाता है, आपका ATP बूस्टर है, और विमेन में बोन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, स्पेशली पेरीमेनोपॉज के टाइम में, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये इतने सारे इसके फंक्शंस हैं,
और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर भी होता है बिकॉज एटीपी बूस्टर है और साथ में ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपको मतलब पूरी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी देता है। तो इट इज अ कलेक्टिव, शिलाजीत इज अ कलेक्टिव सोर्स टू रीगेन ऑल कलेक्टिव बेनिफिट्स। उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होना, एटीपी बूस्टर इज वन पार्ट, इसके साथ इसके इतने सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आयुर्वेद में शिलाजीत को वॉरियर ऑफ टायर्डनेस कहा जाता है, वॉरियर ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शनैलिटी नहीं कहा जाता, वॉरियर ऑफ टायर्डनेस कहा जाता है, क्योंकि इसके इतने एलिमेंट्स हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि विमेन को शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। एवरी वुमन शुड टेक शिलाजीत, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% लेना चाहिए। 35 ईयर्स ऑनवर्ड्स हर वुमन को 4 महीने का हर साल शिलाजीत का कोर्स करना जरूरी है, अगर वो चाहते हैं कि उनको मेनोपॉज के टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया का प्रॉब्लम ना हो, उनको मेनोपॉज के टाइम में पैनिक्स ना आए, उनको मेनोपॉज के टाइम में कॉग्निटिव फंक्शंस, भूलने की बीमारी ना हो। वो अगर उनको मेनोपॉज के टाइम में सडनली रिंकल्स नहीं वो चाहते, सडनली हेयर फॉल वो नहीं चाहते, तो 35 से हर साल 4 महीने के लिए हर वुमन को शिलाजीत जरूर लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में होती हैं, सो तो उस टाइम पे क्या किया जाए कि सब कुछ ठीक रहे? प्रेगनेंसी के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस होना होगा क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में आपको क्या नहीं छोड़ना है वो है हल्का फुल्का व्यायाम। बहुत एक्सेसिव तो आप कर नहीं सकते एक्सरसाइज, तो हल्की फुल्की ब्रीदिंग करें, हल्का फुल्का प्राणायाम करें, हल्की फुल्की वॉक करें, वो ज़रूरी है। और पूरी प्रेगनेंसी में आपको चाहे मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती हैं, तो अगर वॉमिटिंग्स है भी हैं तो भी आपने अपना खाना पीना नहीं बंद करना है। और हर महिला को प्रेगनेंसी के टाइम में 1 अनार तो ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका फैट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वो सब कुछ होना चाहिए। एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने घंटे? 7 to 8 आवर्स। प्रेग्नेंट वुमन को तो 7 to 8 आवर्स सोना बहुत जरूरी है, अपने लिए नहीं, अपने अंदर पल रहे बच्चे के लिए। क्योंकि अगर वो रेस्टफुल स्लीप होगी, उसकी बॉडी में रिपेयर पूरा होगा। रेस्टफुल स्लीप में हमेशा आपकी बॉडी में रिपेयर वर्क होता है। तो चाहे आप वेट मैनेजमेंट में जाएं, चाहे आप सेक्सुअल वेलनेस की तरफ जाएं, चाहे आप एसिडिटी की मतलब क्योर की तरफ जाएं, चाहे आप प्रेगनेंसी के टाइम में जाएं, 7 to 8 आवर्स की स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन एट दिस स्टेज, नॉट ओनली फॉर हर सेल्फ बट इवन फॉर हर बेबी, जो उसके अंदर में बच्चा पल रहा है। क्योंकि उस टाइम में उसकी रेस्टोरेटिव स्लीप होगी, तो उसके अंदर उसकी सारी रिपेयर वर्क होगा, और जितना उसके अंदर रिपेयर वर्क होगा तो उसके अंदर जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो उसके नाड़ू से जो उसका प्लेसेंटल जो बैरियर को जो क्रॉस करता है मदर एंड फीटस का, तो उसके अंदर भी न्यूट्रिशन पूरी जाए, उसके अंदर भी रिपेयर वर्क पूरा होगा। तो ऐसा बच्चा जो है वो हेल्दी होगा, ऐसा बच्चा जो होगा वो दिमाग का धनी होगा, ऐसा बच्चा मतलब सुंदर बच्चा होगा, ठीक है, जो एक हर कपल का सपना होता है। तो अगर लड़कियों की मैं बात करूं कि लड़कियां अपने आप को कैसे एकदम सही रखें, मतलब बॉडी के हिसाब से, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो लड़कियों को इंटॉक्सिकेशन में नहीं जाना है। मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियां मुझसे नाराज हो जाएंगी ये सुनकर कि डॉक्टर जयता बोलती है कि अल्कोहल नहीं लेना है। मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि वुमन को, गर्ल को अल्कोहल नहीं लेना है। आप कहेंगे आज़ादी छीन लिया जा रहा है। हाँ, वो मुझे कहेंगे कि हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं। मैन अगर ड्रिंक कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर बाबा समझिए, मैन और वुमन के एनाटॉमी अलग है। सो अल्कोहल नहीं लेना है, स्लीप की तरफ ध्यान देना है, डाइट बहुत अच्छी होना चाहिए। डाइट एज इन, जब मैं डाइट की बात करती हूँ तो हर लड़की को दिन में मतलब एक बार इतना मुट्ठी, जितना हम मुट्ठी ऐसे लेते हैं, इसमें जितने नट्स आते हैं इतने नट्स हर लड़की को रोज लेने चाहिए। इसमें आपके सीड्स हो गए, बादाम हो गया, कैश्यू हो गया, रेजिन्स हो गए, माने इस मुट्ठी में जितना आ गया, ये आपको हर लड़की को लेना है। और हर लड़की को अपना प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है। नेचुरल प्रोटीन ले सकते हैं,
जिसमें आपकी दालें होगी। मूंग की दाल इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, मसूर की दाल वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोयाबीन आपके एस्ट्रोजन को भी एक्टिव रखती है, तो सोयाबीन हर लड़की को ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको वैसे सोयाबीन नहीं पसंद है ना, तो अगर आप सोयाबीन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और उसमें हल्का सा नमक और थोड़ा नींबू डाल के और थोड़ा प्याज डाल के उसका वो बना लेंगे, चाट मसाला टाइप डाल के, बहुत टेस्टी होता है। तो शाम के टाइम आप में वो स्नैकिंग ले सकते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर लड़की को, मतलब मैं कहती हूँ कि शतावरी का चूर्ण लेना चाहिए। 20-25 से जो लड़कियां होती हैं उनको शतावरी चूर्ण मतलब महीने में 1 बार ले लो, महीने में 2 बार ले लो, डिपेंड कि आपका कितना स्ट्रेस लेवल है। जितना ज़्यादा हाई स्ट्रेस लेवल होगा, एस्ट्रोजन की डिप्लीशन उतनी फास्ट हो जाएगी। डिप्लीशन है ना, माने उसका लेवल उतना ही ज़्यादा गिरना शुरू होगा। तो जो शतावरी होती है ना, दैट इज़ फाइटो एस्ट्रोजन, हर्बल एस्ट्रोजन कह सकते हैं इसको। तो हफ्ते में 1 बार आप शतावरी दूध बना के वो ज़रूर ले सकें, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेस लेवल। बैलेंस डाइट। अब अगर आए कुछ ऐसे ही सवालों पर, तो कैसे कैसे आपके पास क्वेरीज आती हैं सबसे पहले तो, और सबसे फनीएस्ट आज तक क्या है? ये तो मतलब क्या कहूँ, अगर दिन में 100 पेशेंट हैं तो उसमें से मैंने 10 पेशेंट तो मुझे मैरिज का प्रपोजल लेकर आते हैं। मैम आपकी मैरिज हो गई, मतलब आप, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मतलब बहुत अच्छा हूँ, तो मतलब आप मुझे प्लीज कंसीडर कर लीजिए। तो दिन के रोज के 10 रिश्ते तो मुझे आते हैं। और एक सबसे फनी मुझे जो मतलब क्वेरी आई थी, वो ये आई थी कि मैम मुझे शादी करनी है, लेकिन मैंने अपने घर वालों को शर्त ये रख दी है कि जब तक मुझे डॉक्टर अजयता जैसी लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा बाबा पाप का भागी आप मुझे मत बनाओ। So there are many funny incidents जो होते रहते हैं, but that's okay, that's a part of some entertainment, I say that. तो डॉक्टर अजयता को कोई पसंद आया कि नहीं फिर? डॉक्टर अजयता को भी नहीं पसंद आया कोई। डॉक्टर मानते भी हैं कि नहीं आपको? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग शायद मुझे फर्स्ट लुक में एज अ डॉक्टर एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब क्यों मुश्किल होता है ये मुझे नहीं पता, शायद मैं डॉक्टर जैसी दिखती नहीं हूँ, या क्या रीज़न है कि उनको ऐसे लगता है कि मतलब डॉक्टर का मतलब बहुत सीरियस रहने वाला, बहुत मतलब सीनियर होगा, बहुत सीरियस होगा। तो मैं तो बहुत फन लविंग हूँ, और मुझे ऐसे लगता है लाइफ को जितना जिंदा दिली से जिया जाए, लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो चिंता चिता समान वो तो सबके साथ चलेगी, लेकिन हमेशा उस चिता को भी उठाकर भी क्यों चलना है ना। तो लाइफ शुड बी फन, और शायद मैं इसका एक जीता जागता प्रमाण हूँ। आई टेक लाइफ इन अ वेरी इजी मोड। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स नहीं है, बहुत है, बट दैट्स ओके। सो मैं अपनी तरह सबको बोलती हूँ कि मतलब जिंदा दिली रहो, खुश रहो। आप हमेशा प्रोफेशन का टैग लगाकर मत चलो अपने साथ। मैं नहीं चलती कि आई एम अ डॉक्टर सो आई नीड टू बी सीरियस, यू नो, एंड आई हैव टू बी ऑलवेज लाइक दिस। नो, आई कैन नॉट बी। मैं डॉक्टर हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है, जहाँ मुझे अपने उस प्रोफेशन के लिए मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन अपनी लाइफ में मैं मस्त हूँ। तो कैसे एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ? मैं अपनी लाइफ को नेचर के साथ एंजॉय करती हूँ। आई एम अ टोटल नेचर लवर। सुबह मेरी रूटीन है कि मैंने अपने लॉन में आधा पौना घंटा अपना लगाना है, और इतने सुंदर सुंदर वाकयात होते हैं हमारे लॉन में। इतनी छोटी सी लव बर्ड्स आती हैं, छोटी छोटी। सो मैं यहाँ पानी दे रही हूँ, ट्रस्ट मी, मतलब एक्चुअली में बिलीव मी, मैं यहाँ हूँ, पानी दे रही हूँ, और वो चिड़िया मेरे पास आती है, इतना पास भी आती है, इतनी। और मेरे घर के पास में पीछे में सुबह सुबह मोर आ जाते हैं। सो मेरा एक स्ट्रीट डॉग है, वो सुबह सुबह मेरा दरवाज़ा खटखटाता है। सो आई एम अ टोटल नेचर लवर, आई एम अ टोटल फन लवर विद नेचर। सो वो मेरी एंजॉयमेंट है। अदरवाइज
आई लव ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है. आई लव टू नो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. एंड देन आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, आई एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. आप अपना डीएम पढ़ते हैं कभी? हाँ पढ़ती हूँ ना, क्यों नहीं पढ़ती हूँ. कमेंट सेक्शन? कमेंट सेक्शन भी पढ़ती हूँ. कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं? कुछ बहुत अच्छे और कुछ बहुत बेहुदा. इतने बेहुदा कि उस टाइम मेरा दिल करता है जिसने लिखा है वो मेरे सामने आए तो मैं थप्पड़ मार दूं उसको. So, हर तरह के आते हैं. तो बट अगेन ओके, दैट इज ओके. जो मुझे एक सबसे मतलब डिस्टर्बिंग जिसको मैं कह सकती हूँ, देखो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ तो मैं आयुर्वेदा की ही बात करूँगी, आयुर्वेदिक हर्ब्स की बात करूँगी, आयुर्वेदिक वे ऑफ ट्रीटमेंट की बात करूँगी. तो मैंने एक किसी पेशेंट का अपना टेस्टिमोनियल डाला था अपने ट्विटर हैंडल पे, और उसमें एक एलोपैथी डॉक्टर ने, मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ और हो सके तो इस रील को वायरल कर दीजिएगा, बिकॉज आई रियली वांट कि उन्होंने मुझे बोला कि आयुर्वेदा डॉक्टर जो होता है वो लीगली क्वैक होता है. उसने मुझे लीगल क्वैक बोला. एंड वो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था कि अगर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो हर पैथी में होते हैं, एलोपैथी में तो दुनिया भर के साइड इफेक्ट हैं. तो मैं ये नहीं कहती कि आयुर्वेदा अपने में संपूर्ण ज्ञान है, हर पैथी की लिमिटेशन होती है. बट अगर कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बोले कि ये लीगल क्वैक है, तो आई डोंट थिंक इट इज अ रिस्पेक्टेड थिंग. और एक पढ़े लिखे इंसान को, स्पेशली एक डॉक्टर को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. ही कैन स्पीक अपॉन हिज लैंग्वेज. ही माइट अग्री टू आयुर्वेदा, ही माइट नॉट अग्री टू आयुर्वेदा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है. बट टू कॉल अ लीगल डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर एज अ लीगल क्वैक, लीगल क्वैक. सो वो सिर्फ मेरे को ही नहीं बोला, उन्होंने तमाम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को लीगल क्वैक बोला, विच इज हाईली डिसरिस्पेक्टेड, विच इज हाईली अनएक्सपेक्टेबल, एक्सेप्टेबल. एंड ऐसे लोगों को सोशल बाइकॉट होना चाहिए. ठीक है. आखिरी सवाल, डॉक्टर अजयिता का मंत्र क्या है खुश रहने का? एक अच्छी पर्सनल लाइफ, वर्किंग लाइफ, सेक्सुअल लाइफ, हर चीज के लिए डॉक्टर अजयिता का मंत्र क्या है? खुश रहो, जिंदा दिल रहो, जिंदगी के हर एस्पेक्ट को एंजॉय करो, नेचर के साथ रहो. काम कर रहे हो तो बिल्कुल काम में, माने कि उस टाइम आपका पर्सनालिटी या आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको सिवाय काम के कुछ नहीं आता, विच आई डू. जब आप मस्ती कर रहे हो तो आपको देख के किसी इंसान को ये नहीं लगना चाहिए कि ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी हो सकता है. मन लगाकर काम कीजिए, परफॉर्मेंस की चिंता मत कीजिए. बिंदास, बिंदास. मेरा मंत्र यही है, काम करो तो काम करो, मस्ती करो तो मस्ती करो, और फैमिली के साथ रहो. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी शानदार बातें करने के लिए. थैंक यू. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अजयिता, और उन्होंने तमाम उन सवालों के जवाब दिए जिसके जवाब शायद बहुत से लोगों को चाहिए थे. अब ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी राय क्या बनती है बताइएगा ज़रूर. बने रहेगा हमारे साथ. नमस्कार.